अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अगर बोहर के सेकंड पास्टुलेट की बात की जाए तो उसमें उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ख़ास ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी ना ही वो खारिज करता है ना ही वो एनर्जी को जज़ब करेगा। एनर्जी कब खारिज होगी या कब जज़ब होगी, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले आउटर ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी जज़ब करेगा। कैसे? सपोज़ करेंगे ये सीढ़ियाँ हैं और आपको नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ से आपको पहुँचना है इस जगह पे, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि आप एनर्जी यूज़ करके यहाँ तक जाओगे। तो इसको भी बगैर सीढ़ियों के यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, इट्स मीन कि इसके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो हम इसको एनर्जी का पैकेट देंगे, यानी कि एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा और इस जगह पे पहुंच जाएगा। अब वहाँ पे जाके ये दोबारा से इनर ऑर्बिट में आएगा। जितना इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा उतना ही एनर्जी ऊपर से नीचे आने में इमिट कर देगा, ठीक है। तो इसने कहा था कि एनर्जी जो है वो इस तरह से एब्जॉर्ब और इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में घूमता है, तो एनर्जी ना वो खारिज करता है ना वो जज़ब करता है। अब ये सारी बातें इसने हवा में नहीं कर दी थी, बल्कि इसके लिए इसने क्या किया था, एक फार्मूला बनाया था एनर्जी का, ठीक है। और आज हमने वही फार्मूला जो है इसका वो ड्राइव करना है। तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा नीचे और ऊपर की बातें हैं। तो यहाँ से एनर्जी अगर हम बात करें कि एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी, तो एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के, सम लेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। जो आपकी टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें पता ही है क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें तो ये होती है 1/2 mv², ठीक है। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये फैक्टर है mv², ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो हमने रेडियस वाले टॉपिक में डिस्कस की हुई है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जो है बोहर का, उसमें हमने इसको फाइंड आउट किया था। आप उठा के वहाँ से इसको यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहती, मतलब हमें वैल्यू तो नहीं याद, अगर फार्मूला है तो हम उसको ड्राइव कर लेंगे इजीली। अब ये वैल्यू दरमियान में आ रही है, हमें क्या पता कौन सी है। तो आप ज़रा दोबारा से देखो तो हमने ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की थी। हमारे पास न्यूक्लियस था, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। और इसको एक्सप्लेन किसने किया था, कूलम्स लॉ ने। वहाँ से हम क्या लेके आए थे, फोर्स लेके आए थे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इसके और इसके चार्ज के। अब यहाँ पे चार्ज कौन था ये एटॉमिक नंबर है, इसको हम जी से लिखते हैं, और इस पे प्लस का चार्ज था, इस पे नेगेटिव का चार्ज था। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी ई प्लस जी ई नेगेटिव ओवर इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, आर। तो आर के स्केयर के कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, यानी कि जितनी ज़्यादा ये चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगी फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस आर होगा फोर्स उतनी ज़्यादा फोर्स उतनी कम होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें और ये दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को आपने जमा माइनस करके कैंसिल नहीं कर देना, बल्कि क्या है, ये दोनों चार्जेस हैं, तो हम इनका स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से ख़त्म होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और वो कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ आ गया जी ई स्केयर ओवर आर स्केयर। तो यहाँ से आपके पास फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ कि फ़ोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के, ठीक है, आर स्केयर के, ये वाली फ़ोर्स, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान लग रही है। अब हमने वहाँ पे बात की थी कि ये फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रही है, और इसको हम बोलते हैं, जब कोई मास क्या है किसी सेंटर में घूमता है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल। अब ये यहीं पे घूम रहा है तो इसके बाहर वाली साइड पे भी एक फोर्स अमल कर रही है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स होती है ये किसके इक्वल होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, यानी कि ये इस जगह पे दरमियान में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि जितनी ये फोर्स है उतनी ही ये फोर्स है, दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी, इसलिए ये इस जगह पे घूम रहा है। अगर सपोज करें कि ये वाली फोर्स यहाँ पे नहीं है, ये वाली फोर्स ना होती जो इसको बाहर को धकेल रही है, तो ये आपके बिल्कुल न्यूक्लियस के आसपास आगे गिर जाता। अब ये फोर्स है, इट्स मीन
कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जिस तरह अगर आप बस में सफ़र कर रहे हों, ठीक है, और बस आपकी यहाँ से आके इस साइड को मुड़ जाती है, तो आप क्या होते हैं, जब सीट पे बैठे होते हैं तो आपको इधर वाली साइड को आप झुक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, मतलब आपको उधर वाली साइड पे फोर्स लगती है। बस इधर को जा रही है, ठीक है, और आपको उस साइड पे फोर्स लगती है, ठीक है, और आप बैलेंस हो जाते हो। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, वो होती है mv²/r। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है, ये वाली आप फोर्स 1 कह लो, इसको फोर्स 2 कह लो। F1 और F2 क्या है हमारे पास, इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास F1 का जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, वो है Ge²/4πε0r², ठीक है, और F2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो mv²/r। अब ये r है, ये r² है, इस r को मैं इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी Ge/4πε0r mv²। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इस mv² की, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, नहीं याद रखना तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2, पहले हम लिख लेते हैं कि mv² किसके इक्वल है, ठीक है। तो mv² है Ge²/4πε0r के। अब इस mv² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई Ge²/4πε0r के, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 2 4 8, यहाँ पे Ze² हो गया, और नीचे जो है वो वैसे ही आ जाएगा आर के, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया है इस काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। ये तो थी कि पोजीशन मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोजीशन की वजह से। सपोज करें ये ज़मीन है, ठीक है, और इस पर एक बॉल पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। आप अगर इस बॉल को उठाओ और इस पर फोर्स लगाओ ऊपर की जानब, तो ये बॉल क्या करेगी, सपोज करेंगे ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ऊपर जाके ब्लू हो गई है। अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़मीन पे पड़ी थी, ठीक है। जब तक ज़मीन पे पड़ी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसने उठ के ऊपर जाना है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जाके, सपोज के यहाँ से इसने वापस आना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि ये क्या है, मैक्सिमम है। अब जब ये ऊपर से नीचे गई है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, मैक्सिमम। और अब ऊपर जाके इसने ऊपर ही तो नहीं रहना, क्या होगा कि इसने ज़मीन पे नीचे दोबारा से वापस आना है, और वो आप कह लो कि यहाँ पे आ गई है, तब फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है, ठीक है। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको आपने ज़हन में रखना है, इसको हमने नीचे लेके आना है इस बॉल को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर देता हूँ, बल्कि ये भी चाहिए हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इस केस में वो किसके इक्वल होगी, अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लेके आना है। इलेक्ट्रॉन किधर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिट पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस जो है वो लाहौर में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लंदन में है, ठीक है ना। इन्फिनिट का पॉइंट, इन्फिनिट पॉइंट ये है इस जगह पे कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग रही, ठीक है, वो क्या है, इन्फिनिट पॉइंट है। वो इस शेल से यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब जिस जगह पे इसकी फोर्स अमल नहीं कर रही इस इलेक्ट्रॉन पे, वो उसके लिए क्या है, इन्फिनिट पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इस ऑर्बिट में लेके आना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है डिस्टेंस r पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको लेके आए हैं। सपोज करेंगे एक बॉक्स था, हमने इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे और जिसकी वजह से ये जो होगा क्या करेगा, डिस्टेंस d तय करेगा, ऐसे ही होगा ना।
तो ये क्या हुआ है, फोर्स और डिस्टेंस तय हुआ है, इट्स मीन कि यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया है, इसको उठा के यहाँ तक लाने के लिए क्या किया है, वर्क किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, वर्क के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क के इक्वल होगी। अब वर्क का अगर फार्मूला देखें तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास F क्रॉस D। तो यहाँ से हमें एक फोर्स चाहिए और डिस्टेंस D चाहिए, डिस्टेंस ये वाला और फोर्स कौन सी, ये वाली जो लग रही है। तो इस फोर्स को अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना, कूलम्स लॉ के थ्रू। तो वो वाली फोर्स कौन सी होगी, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे और इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम ये वाली वहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है ना, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो इस फोर्स की अगर बात करें तो ये तो हमारे पास इक्वल हो गई है g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर की, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फोर्स, अभी सिर्फ क्या आई है, फोर्स आई है। इस डिस्टेंस की बात भी करनी है हमने, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस क्या है उसको मेजर करने के लिए हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके हम जो ये एक पैच है इसका डिस्टेंस क्या देते हैं कि dr है, ठीक है। हमने तो इन्फिनिट से लेके सारा डिस्टेंस मालूम करना है ना, तो हमने छोटा डिस्टेंस क्यों मालूम किया है, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हम क्या करते हैं, मैथ को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैथ कहता है कि आप क्या करो, यहाँ से डेरिवेटिव ले लो, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर लेना, आपके पास सारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल है, dr के इक्वल है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक पैच का है। टोटल पैचेस का डिस्टेंस मालूम करना है तो आपको इस वर्क का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं आप, इन्फिनिट पॉइंट से डिस्टेंस r तक आपने लेके आना इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, r पुट कर देंगे कि ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट होती है, ठीक है ना। इन्फिनिट टू r डिस्टेंस तक आपने वर्क करना है और ये फोर्स उस पर अमल कर रही है और d क्या है, dr है हमारे पास। अब ये सारी चीज़ें आपने लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए थी। हम सिर्फ इस वर्क की जगह पे उसका सारा फार्मूला पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। यहाँ से हमारे पास r इन्फिनिट हो गया और वर्क था हमारे पास F क्रॉस D के इक्वल। तो यहाँ पे हम अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्रॉस D क्या था हमारे पास, dr, ठीक है। अब यहाँ से हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है r और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है। ये हमारे पास वेरिएबल है, ये क्या है, उसका डेरिवेटिव है। इसको ज़रा समझने के लिए मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट दे देता हूँ। ये अब हमें नहीं चाहिए, मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे, इसको आप समझ लो कि ये आपका x² क्या है, वेरिएबल है और उसके साथ डेरिवेटिव उसका है dx, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसी के लिहाज से डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे t² होता तो डेरिवेटिव dt होता, अगर यहाँ पे y² होता तो उसके साथ डेरिवेटिव उसका dy होता, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे r है तो यहाँ पे dr है, बात ठीक है। अब ये सारी चीज़ क्या है, ठीक है ना। अब ये x² था, उसके साथ अगर मैं इसके साथ 3 लगा दूँ तो क्या होगा कि हम इसको क्या कर लेंगे, साइड पे कर लेंगे, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये इसका अद्दी सार है और ये क्या है, कांस्टेंट है। हम इसको बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अंदर क्या बचा है हमारे पास, 1 ओवर r स्क्वायर dr, ठीक है। अंदर क्या बचा है, 1 ओवर r स्क्वायर dr। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, इन्फिनिट टू r डिस्टेंस। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये किस तरह से करते हैं, इसको ज़रा समझ लें पहले ताकि रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। बड़ी आसान है।
आप देखोगे हमने एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करनी है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है। ये टॉपिक जो नॉन मेडिकल वाले हैं उन्होंने सेकंड ईयर के मैथ में पढ़ लेनी है, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर सारा डेरिवेटिव का है, थर्ड चैप्टर सारा इंटीग्रेशन का है। तो इसके साथ उसका डेरिवेटिव डी एक्स होना चाहिए। जब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है तो बहुत ही आसान है, इस पर सिर्फ पावर रूल लगना है, ठीक है। वो क्या कहता है कि अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो एक्स की पावर में एक ऐड कर दो, ये एक्स की पावर में एक ऐड हो गया। अब जो पावर आपके पास बनी है उसके साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे एक्स की क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। ये इसकी क्या हो गई है, इंटीग्रेशन हो गई है। बड़ी आसान थी ना। इसी तरह से अगर आपके पास वो कहता है कि 3x स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक, 3x क्यूब कर लो। चलो अब 3 को तो हम बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, 3dx की, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 3 तो वैसे ही आ गया। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि पावर में एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। तो x की क्यूब थी उसमें एक ऐड कर दिया, पावर से डिवाइड कर दिया, ये पावर तो इसी के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है बच्चों। अब हमने तो इसकी करनी है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था किस तरह से होनी है। अब इसको ज़रा देखना दोबारा से, इसको किस तरह से करेंगे। ये है हमारे पास 1/r², इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है dr डेरिवेटिव, ठीक है। अब r² को उठा के ऊपर ले जाओ, ठीक है। r² को मैं उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये r की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। r² है ना, ऊपर जाके -2 हो जाएगी पावर, यहाँ पे dr हो जाएगा, x ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसकी पावर में एक ऐड करना है और पावर से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। तो r क्या हो जाएगी, -2 + 1/-2 + 1, ये आपके पास क्या आ गई है, इंटीग्रेशन आ गई है इसकी। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, हम इसको इधर हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1, -2 में से +1 किया तो -1 हो गया, और नीचे क्या बचा, -1, ठीक है। इसको नीचे ले आओ तो क्या होगा, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो r की पावर प्लस की हो जाएगी ना। तो ये हो गया माइनस की वजह से -1/r की पावर 1, ठीक है ना। ऊपर -1 थी, नीचे आ क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये सारी चीज़ क्या आ जाएगी, इसकी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपने लिमिट्स भी पुट करनी है, ठीक है ना, इन्फिनिट टू r। लिमिट्स कैसे पुट करनी है, इसको भी चलो पहले इसको लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे करनी है, ठीक है। अब ये सारा ज़रा हम ऊपर ले जाते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो काफ़ी है इतना ही, ठीक है। हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास है g²/4πε0 के इक्वल, और ये इसकी इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिला है, -1/r मिला है, ठीक है। अब ये जो लिमिट्स हैं उसको ब्रैकेट्स पे लिख दो कि यहाँ पे r है, यहाँ पे इन्फिनिट है। लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है कि आपने अपर लिमिट को पुट करना है r की जगह पे, मतलब ये अगर फैक्ट आपके पास जो वेरिएबल है उसकी जगह पे आपने ये चीज़ पुट कर देनी है, उसमें से माइनस कर देनी है, फिर ये पुट करें। कैसे करनी है ज़रा देख लो। हर चीज़ को समझ के चलते हैं ना ताकि आसानी रहे। मेरे पास बच्चों था x² और इसकी इंटीग्रेशन करनी थी इन्फिनिट टू, हमने लेके जाना था इसको 1 तक, चलो 6 कर लो, ठीक है। इसकी पहले तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि पावर में एक ऐड कर दो, पावर के साथ ही डिवाइड कर दो। तो अब ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्फिनिटी टू 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x³/3, ठीक है। अब ये लिमिट्स कैसे पुट करनी है इसको ज़रा समझें। लिमिट कैसे पुट करनी है कि x की जगह पे आपने पहले 6 लिख देना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे x है, उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है 6, उसका क्यूब कर लिया है, और नीचे 3 वैसे ही रहेगा। अब एक चीज़ आपकी पुट हो गई है, एक लिमिट पुट हो गई है। अब यहाँ पे माइनस करना है आपने, और दूसरी नीचे वाली लोअर लिमिट पुट करनी है। वो कैसे करनी है, जो लोअर लिमिट है उसको x की जगह पे रख दो, ठीक है। इन्फिनिट हो जाएगा हमारे पास 3/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन लिमिट्स को
पुट करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे देखें कैसे पुट करूँगा। मेरे पास है फंक्शन -1/r टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बच्चों r की जगह पे r पुट कर दिया, फर्स्ट स्टेप में -r हो गया, ठीक है। ये जब पुट किया है r, अब यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट करनी है पुट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये पहले ही है, ठीक है, ये फार्मूले का माइनस है, तो -1/इन्फिनिटी हमारे पास लोअर लिमिट r की जगह पे पुट करके आ जाएगा। और 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है? 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई है? -1/r। तो इसको अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या मेरे पास आंसर आएगा? ze/4πε0 और ये हो जाएगा 1/r, ठीक है। ये क्या हो गया? 1/r और इसके साथ क्या है? माइनस है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस बाहर ले आओ, ze/4πε0 r के इक्वल आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अभी हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, अभी हमें ये फाइंड करना है। अब इसके साथ आपको क्या नज़र आ रहा है? माइनस नज़र आ रहा है। इसके साथ क्या नज़र आ रहा है? माइनस नज़र आ रहा है ना। माइनस क्यों होगी? अब इसको ज़रा समझें। हमने बात की थी कि जब हम बॉल को ऊपर लेके जा रहे थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही थी, लेकिन जब दोबारा से नीचे आती थी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन है इन्फिनिट डिस्टेंस पे, ठीक है ना, तो इसके ऊपर इस न्यूक्लियस की फोर्स अमल कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना, उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। लेकिन अगर हमने क्या करना है, इस बॉल को, ठीक है ना, ज़मीन से नीचे लेके जाना है। देखो ज़रा, जब बॉल को ज़मीन से नीचे लेके जाएंगे, बॉल की यहाँ पे ज़मीन पे एनर्जी क्या थी? 0 थी, ठीक है ना। अब जब उसको नीचे लेके जाएंगे तब क्या होगा? उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब हम बॉल को ज़मीन से ऊपर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 से क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका उल्ट क्या होगा कि जब हम बॉल को ज़मीन से और नीचे ले जाएँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी 0 से कम होती है तो जवाब क्या आता है? माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह लो कि ऊपर जाने पे 10 खर्च हो रही थी और नीचे आने पे -10 हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्फिनिट डिस्टेंस पे इसकी कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, ठीक है ना, इसकी कोई फोर्स इस पे अमल नहीं कर रही। इट्स मीन के वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 थी। जब हम उसको इलेक्ट्रॉन को उठा के डिस्टेंस r पे लेके आए हैं तब क्या हुआ है? एनर्जी क्या हो गई है? माइनस में हुई है, ठीक है। जैसे ज़मीन से हम और नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नीचे ही लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पे 0 थी, अब और नीचे ले आए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बना है पोटेंशियल एनर्जी का, और माइनस साइन क्यों आ रहा है वो हमने बात कर ली है। अब इन सारे दोनों फार्मूलों को, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक की, इसको एनर्जी के अंदर पुट कर दो तो आपके पास एक नया फार्मूला आ जाएगा। अब एनर्जी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के, तो चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे, क्या आएगी हमारे पास वैल्यू उसकी? काइनेटिक एनर्जी किधर है? ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ze/8πε0 r, यहाँ पे प्लस था और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या है? माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया और आगे क्या आएगा इसके? ze/4πε0 r, ठीक है बच्चों। अब दोनों का सिंपल एलसीएम ले लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8πε0 r। एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास बचेगा ze² और अब माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से 4 2 8 होता है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ze² हो जाएगा। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, ठीक है। ये ze², 1ze² है या 2ze² है, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -ze²/8πε0 r। ये आपके पास क्या आई है? एनर्जी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये एनर्जी की जो वैल्यू आ गई है इसको देखते हैं अब हमने क्या करना है। यहाँ पे ये रेडियस आपको नज़र आ रहा है, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे
पुट करनी है। इस रेडियस की वैल्यू हमने कहाँ से लेके आनी है, तो रेडियस की वैल्यू हमने बोहर के रेडियस वाले टॉपिक में निकाली थी, ठीक है। वहाँ से आपने रेडियस की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देनी है सिंपली। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, पहले मैं लिखता हूँ कि रेडियस हमारे पास वहाँ पे किसके इक्वल होता है, तो रेडियस वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m जी ई स्क्वायर के इक्वल होता है। रेडियस वहाँ पे किसके इक्वल आ रहा था, इसके इक्वल आ रहा था। अब यहाँ पे 1/r है, ठीक है ना, बटे में r है, तो वहाँ पे भी बटे में ले जाओ। यहाँ पे 1/r को बटे में कर देंगे तो ये चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, उल्टी जाएंगी, यानी कि ये वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर फिर हमारा बन जाएगा पाई m जी स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पुट कर दो एनर्जी वाली इक्वेशन में, ठीक है। आप इनको नंबर भी दे सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ई जो इक्वेशन होगी वो बन जाएगी क्या, पहले तो ये लिखो सारा माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, तो उसकी जगह पे मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, और ये सारा क्या कर देंगे हम आर की जगह पे फिल कर देंगे, और ये है पाई एम जी ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये पाई और ये पाई गए, और क्या कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, ये z और ये z है और ये z है, माइनस वैसे ही आएगा z और z स्क्वायर हो गए, ठीक है। e स्क्वायर और e की पावर 4 हो गई, और यहाँ पे हमारे पास m आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 8 वैसे ही है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, साथ में आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं h स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ठीक है ना। ये 1/n स्क्वायर क्यों लिखा है, n क्या है हमारा क्वांटम नंबर है, और यहाँ पे z क्या है एटॉमिक नंबर है, ये सारा क्या है e स्क्वायर e पावर 4 क्या है, ये कांस्टेंट है, m क्या है मास है, एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है, h स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है। तो ये सारी टर्म्स क्या हैं कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम अगर z की वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, z कितना होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, जो भी बहुत ने बातें की थी रेडियस और एनर्जी के बारे में, वो उसने हाइड्रोजन एटम को ही स्टडी किया था असल में, ठीक है। तो यहाँ पे जी स्क्वायर क्या होता है फॉर हाइड्रोजन एटम, z इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी एनर्जी की इक्वेशन, वो आ जाएगी फिर e पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ठीक है। अब इस सारे फैक्टर को अगर हम हल करें, यहाँ पे माइनस भी है, इस सारे को अगर हम हल करें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा -2.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18, और उसके साथ आ जाएगा 1/n स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू आई है जॉल पर एटम में, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू किस में आई है, जॉल पर एटम में। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एनर्जी की इक्वेशन आ गई है। n क्या है, यहाँ पे n क्या है क्वांटम नंबर, या आप कह लो कि ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, ठीक है। जौन सा शेल होगा आप यहाँ पे रखेंगे n को, मतलब n अगर 1 है, शेल नंबर 1 है तो n क्या होगा 1 होगा, शेल नंबर 2 है तो n क्या होगा 2 होगा। उसको यहाँ पे फिल करते जाओ, कैलकुलेटर मारते जाओ, तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जिस भी ऑर्बिट के लिए आपने फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि ये जो वैल्यू आई है वो जॉल पर एटम में आई है, मतलब एक एटम के लिए अगर आपने फाइंड करनी है तो हम एक एटम को पकड़ेंगे कैसे, ठीक है, काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, एटम की बजाय इसको कन्वर्ट कर लेंगे पर मोल के अंदर, ठीक है ना, पर मोल में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी कि अगर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना है, ठीक है, 1.008 ग्राम, तो इट्स मीन कि वो उसका 1 मोल है। तो आप क्या करोगे, ग्राम में ही लोगे ना इसकी हाइड्रोजन को, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे मोल में कन्वर्ट करेंगे। और मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एवोगाड्रो नंबर से, और वो क्या होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब
ये क्या है, ग्राम से हमने, ये जॉल में है ना, ठीक है ना, इसको अब किलो जॉल पर मोल में लेके जाना है, सॉरी, ठीक है ना, जॉल को हमने क्या बनाना है, किलो जॉल पर मोल बनाना है। तो इसको 1000 के साथ डिवाइड कर दो, तो अब ये सारी चीज़ आपकी क्या हो गई है, यहाँ पे 1/n² भी है और ये किलो जॉल पर मोल में आ जाएगी। मैं लिखता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, और इस सब को हम हल करेंगे तो ये आएगा 13.31 और माइनस साथ ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n² और इसके साथ आ जाएगा किलो जॉल पर मोल, ठीक है। तो अब हमारे लिए कैलकुलेशन करनी क्या हो गई है, आसान हो जाएंगी। ये जो एनर्जी है, अब ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज़ करेंगे और जिस भी ऑर्बिट के लिए हमने एनर्जी निकालनी है वो हम फाइंड आउट करते जाएंगे। सपोज करें कि मुझे ऑर्बिट नंबर 1 के लिए एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर ऑर्बिट नंबर 1 n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अगर यहाँ पे n1² पुट करता हूँ, ठीक है ना, n का 1 का स्क्वायर पुट करता हूँ तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 हमारे पास क्या आ जाएगी, 13.31 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एनर्जी आ गई किसके लिए, 1 ऑर्बिट के लिए, नंबर 1। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ने आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आना है तो इतनी एनर्जी खारिज करके वो पहुंचेगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एनर्जी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए। तो अब हम ये सारा कुछ साफ कर देते हैं कि ये कौन सा चाहिए अब, ठीक है। तो मुख्तलिफ ऑर्बिट के लिए एनर्जी की बात करके टॉपिक को करते हैं ख़त्म जल्दी से। तो वहाँ पे E1 हमने कैलकुलेट की है, फार्मूला मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि E बराबर होता है हमारे पास -13.31 1/n² किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब n को हमने 1 पुट किया था, अगर आपने E2 मालूम करनी है यानी कि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, 13.31 को वैसे ही रहने देंगे, इस n को सिर्फ चेंज करना है। n क्या है, अब हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर पुट कर दो तो आपके पास जो E2 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -328 पॉइंट होता है समथिंग 3 होता है शायद, ठीक है। तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। ये आपके पास आ गई है E2 की एनर्जी। इसी तरह से हम अब E3 भी फाइंड कर लेंगे, E4 भी और E5 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपको एनर्जी चाहिए जिस ऑर्बिट की भी आप उससे इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम E3 की एनर्जी की बात करें तो ये होती है मेरे पास -145 पॉइंट समथिंग, आप कर लोगे 6 है, ठीक है। ये देख लीजिएगा पॉइंट में क्या है आगे, किलो जूल पर मोल। और अगर इसकी बात करें E4 की तो ये होती है -82.5 किलो जूल पर मोल। और इसकी अगर E5 की बात की जाए तो ये सिर्फ -52.5 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फिनिट की। हमने बात की थी कि इन्फिनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी है, 0। ये हमने बात की थी पहले। अब हम देखते हैं कि वाकई 0 होती है कि एवं बातें हो रही थी वो, ठीक है। इस फार्मूले में अगर हम इसको पुट करेंगे ना तो यहाँ पे n² की जगह पे हमने क्या पुट करना है, इन्फिनिट। तो E हमारे पास है -13.31 मल्टीप्लाई 1/n की जगह पे क्या है, इन्फिनिट का स्क्वायर। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को जब हम इन्फिनिट से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इट्स मीन यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा आंसर, ठीक है। तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। और ये बात अब प्रूफ भी हो गई है, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें इनके एनर्जी के डिफरेंस की, एनर्जी के डिफरेंस की बात क्यों करनी है, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, चलो, ठीक है। थोड़ा सा इनको ऑर्बिट में भी देख लेते हैं कि बढ़ रही है या कम हो रही है ऊपर से नीचे। इसकी एनर्जी कितनी है, 13.31 और इसकी कितनी आ रही थी, माइनस भी साथ है, ठीक है, 328 पॉइंट समथिंग, 2 कर लो चलो। इसकी कितनी आ रही थी, 145.6 लिखी हुई है हमने, और इसकी कितनी आ रही थी, -82.6 और इसकी -52.5। चलो जी,
अब हम अगर नीचे से ऊपर मूव करें, ठीक है, नीचे से ऊपर मूव करते हैं तो एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, वो इंक्रीज़ हो रही है। एनर्जी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। मतलब अगर आपने यहाँ से जंप लगा के इस जगह पहुँचना है तो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर आपने इस जगह आना है तो इसकी निस्बत, मतलब आपको ये इतनी एनर्जी चाहिए थी, ठीक है ना, इससे यहाँ जाने में इतनी एनर्जी चाहिए थी। अगर आपने यहाँ जाना है तो आपको कम एनर्जी चाहिए, और अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो और कम, इससे ज़्यादा और इससे कम चाहिए, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि अगर हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं तो एनर्जी क्या है, ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे ये 0 है, ये -1 है, ठीक है, ये -2 है, और यहाँ पे 1 और 2 है। 0 से 1 और 2 तो बड़े होते हैं, लेकिन ये -1 क्या है, छोटा है। उससे छोटा कौन सा है, -2, यानी कि नीचे को क्या हो रहे हैं, नंबर छोटे आ रहे हैं। तो ये बड़ा नंबर नहीं होता 2, जब इसके साथ माइनस आ गया तो ये क्या हो गया, छोटा। इस तरह यहाँ पे ये जो नंबर होगा ये सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके दरमियान का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम फर्स्ट 2 की बात करें, पहले और दूसरे ऑर्बिट की, इनका जो हमने डिफरेंस निकालना है वो डेल्टा ई के थ्रू निकालते हैं। ये भी बहुत ने बताया था, ठीक है ना, फार्मूला कि E2 - E1 करेंगे तो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। और हमें अगर एनर्जी निकालनी है तो वो कैसे आएगी, E2 में कितनी थी, E2 की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम E2 में से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, E1 से। तो ये -3 to 8 पॉइंट जो भी था वो करेंगे, यहाँ पे 13.31 करेंगे तो आंसर आएगा 985 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास E2 का आंसर, E2 - E1 का आंसर जो कि है 985.6 कर लो, चलो ठीक है। अब जो इसी तरह से हम फाइंड करेंगे अपना ये वाला डिफरेंस जो है, ठीक है ना, E3 का और E2 का, इसको नाम ही दे लेते हैं, चलो E1 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे E4, ये हो गया E5। तो अगर हम E3 - E2 करें तो जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो होता है आई थिंक 182 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो 4 लिख लेता हूँ। इसी तरह से अगर हम बात करें ना, जो हमारे पास है E4 और E3, E4 में से माइनस करें E3 तो आंसर आई थिंक आता है 82 पॉइंट समथिंग को मैं 7 लिख लेता हूँ, ठीक है, बुक से देख लीजिएगा क्या है। तो सॉरी ये 82 नहीं आता, 63 होता है, ठीक है, 63 पॉइंट समथिंग। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो E2 है और E1 का जो आंसर है वो क्या है, 985 है। मतलब कि एनर्जी का जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एनर्जी के डिफरेंस की बात करें तो वो क्या है, इन दो की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इन दो का जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है, इनका और कम है। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो E2 है उसमें से E1 माइनस करो तो ये जो डिफरेंस आता है वो 985 था, वो ज़्यादा होता है किससे, अगर हम बात करें E3 में से E2 के डिफरेंस की, इन दो ऑर्बिट के डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होता है, कम होता है किससे, इससे। और आगे बात करें E4 से E3 की तो वो क्या होगा, मज़ीद कम हो गया। मतलब क्या है कि इस साइड को जो आपका है डिफरेंस वो क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों हमने एक बात करनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट तक पहुंचा देते हैं तब क्या होता है। ये आप कह लो कि इन्फिनिट पॉइंट है। जब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट तक पहुंचाते हैं तो क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए, चलो ये बात कर लेते हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट तक लेके जाना है तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने बात की थी 0 और ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। तो ज़्यादा एनर्जी वाले में से हम कम एनर्जी वाले को माइनस कर देंगे तो जो डेल्टा ई हमारे पास आएगी वो कितनी हो जाएगी फिर, E इन्फिनिट माइनस E1। तो E इन्फिनिट कितना है, 0 माइनस, और इसके साथ माइनस 13.31। E1 की एनर्जी पुट की तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 13.31 आ गया हमारे पास किलो जूल पर
मोल में। यानी कि अगर आपने ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है, इसको इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके जाना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस 13.31। ये इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएगा। और अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा, यानी कि आपकी हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। और बाद में जब इसको मेजर किया गया तो वाकई ही हाइड्रोजन को आयोनाइज करवाने के लिए इतनी ही एनर्जी चाहिए थी। मतलब ये क्या है, एमिशन है, ठीक है ना। ये क्या है, अगर आपने ज़ीरो से इन्फिनिट से यहाँ तक आना है तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, इतनी एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है ना। और अगर इन्फिनिट से यहाँ तक आना है तो इतनी एनर्जी इमिट होगी, ठीक है, ये इमिट होगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट शेल से इन्फिनिट तक जाना है तो प्लस में इतनी एनर्जी दें, अगर यहाँ से इन्फिनिट तक जाना है तो प्लस में इतनी एनर्जी दें, यहाँ से इन्फिनिट तक जाना है तो प्लस में इतनी एनर्जी दें, तो आपकी क्या होगी, अब्जॉर्प्शन हो जाएगी एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन एटम जो होगा वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। ये था सारा हमारे पास एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर आपको यहाँ से इस टॉपिक में कोई भी समझ ना आई हो तो लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।